सबसे पहली बात जो निकलकर न्यूज के माध्यम से आई वो ये थी कि भारत सरकार कतर में फंसे अपने नौसैनिकों को बाहर लाने के लिए तुर्की से बात कर सकती है। तुर्की जिसके साथ भारत के संबंधों को लेकर के काफी सारी मीडिया कवरेज रहती है, जिन मीडिया कवरेजेस में यह बात की जाती है कि तुर्की के साथ भारत के जो संबंध हैं वो हमेशा मतलब हाशिए पर ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुर्की के साथ क्या बातचीत हो सकती है और तुर्की ही क्यों? तो अब इसके पीछे का कारण जान लीजिए। सबसे पहला कारण यह है कि तुर्की और कतर एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र हैं। मतलब तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन और कतर के जो मतलब राजा हैं उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बताई जाती है। कहते हैं कि गल्फ एरियाज में चाहे सीरियन सिविल वार हो या इजिप्शियन क्राइसिस हो, इन दोनों की जो आपस में एक दूसरे के प्रति ट्यूनिंग थी वो काफी अच्छी थी। दूसरी बात, कतर काफी अमीर देश कंसीडर किया जाता है। तुर्की को जब आवश्यकता पड़ी, तुर्की के अंदर क्राइसिस आया तो कतर ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। अब थोड़ा सा आपको यह समझना होगा, कतर के बारे में भी मैं बता देता हूं। पर्शियन गल्फ के अंदर, फारस की खाड़ी के अंदर सऊदी से अड़ा हुआ एक छोटू सा देश है। इतना सा देश है जैसे अपने कानपुर और नागपुर। 26 लाख आबादी है यहां की। 26 लाख आबादी वाला देश $235 बिलियन की इकोनॉमी रखता है। आसान भाषा में यह समझिए कि भारत में अगर जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की है तो हमारे 140 करोड़ लोगों के कारण है। यानी एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति अगर पर कैपिटा जीडीपी निकाली जाए तो वो लगभग $2200 निकल कर आती है। लेकिन कतर में जितने लोग हैं उनके कंपैरिजन में जो जीडीपी है, इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शुमार हो सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए, यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी $66,000 है। यानी जीडीपी पर कैपिटा, एक व्यक्ति के ऊपर जीडीपी कितना योगदान है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यानी इंडिया के एक व्यक्ति से कतर का एक व्यक्ति लगभग 30 गुना ज्यादा अमीर है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। इनके अमीरी के अंदाजे इससे लगाए जा सकते हैं कि इत्तूसा देश, कित्तूसा, जैसे भारत में कानपुर की जो जनसंख्या है वो लगभग 27 लाख है नेट पर। अब रियल में कितनी है नहीं पता, लेकिन नागपुर और कानपुर जैसे छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं, इतना बड़ा कुल मिलाकर जनसंख्या के आधार पर यह देश है। लेकिन इसकी कमाई के जो चर्चे हैं आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत मैक्सिमम लगभग 40% जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो कतर से इंपोर्ट करता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में पर कैपिटा इनकम $70,000 है और कतर की $66,000 है। अमेरिका के टक्कर का इनकम के हिसाब से देश है और स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण है इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि ये गैस और तेल बेचने वाले देश हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके क्या हाल हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि कतर अमेरिका का भी बहुत बड़ा दोस्त है। अमेरिका कहता भी है कि नाटो के बाहर अगर कोई मेरा सबसे बड़ा मित्र है जिसे नॉन नाटो अलाई कहें तो वो कतर है। बोले ऐसा क्यों? बोले कतर हमारा प्रेजेंटेशन है। और आपको याद होगा कि जब तालिबान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराने की बात आई थी तो कतर के दोहा के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने ही इन कतर के राजा के साथ बातचीत करके तालिबान के साथ समझौता किया था, जिसमें कि ये लोग तालिबान को अफगानिस्तान सौंपकर कतर से ही निकले थे दोहा के अंदर। छोटिए इतना सा जो देश है वो अपने यहां पर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करा लिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पैसा इन लोगों के पास कितना है। ठीक है, तो एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि कतर दुनिया के लिए एक पावर सेंटर बनके उभरा है। आजकल जिस तरह का मतलब एक तरह से कहिए कि ऐसी सिटीज का सेशन आ गया है, एक सिटीज का दौर आ गया है। जैसे सिंगापुर अपने आप में एक सिटी कहिए, कंट्री कहां है वो एक तरह का, क्योंकि वहीं पर सब कुछ चल ही रहा है। ऐसे ही अब दुबई के बारे में आप कह सकते हैं, हांगकांग के बारे में आप कह सकते हैं। इनमें से ही एक जो आपको कतर है वो भी एक छोटा सा देश है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है, अच्छा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से मैंने सारी बातें आपको कर दी। तो टर्की और अमेरिका, इन दोनों के कतर से बहुत अच्छे संबंध हैं और इन अच्छे संबंधों का भारत लाभ उठा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा टर्की से हम कैसे उठा लें साहब लाभ? टर्की के साथ तो आपने जब जब बात की है यही कहा है कि टर्की के साथ तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है हमारा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इतनी सारी जो खबरें हमको सुनने को मिलती हैं कि टर्की तो पाकिस्तान हितैषी है, पाकिस्तान के कारण ही ऐसा सब हुआ है कि भारत और टर्की के संबंध खराब हुए हैं। देखिए ऐसा एक एंगल है।
दूसरे एंगल भी हैं कि भारत टर्की का सहयोगी भी रहा है। भारत ने टर्की को काफी अपनी तरफ से मदद भी भेजी है और भारत और टर्की के बीच व्यापार भी होता है। भारत की कई एयरलाइंस वाया टर्की होकर जाती हैं, लेकिन जो न्यूज हमारे सामने निकल कर आती है वो कुछ उस प्रकार की होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर रिसेंटली आपको एक खबर दिखाई जाए, जैसे 30 अक्टूबर की खबर है, जिस समय भारत के कुतुब मीनार को टर्की के फ्लैग से रंगीन लाइटों से रंगा गया था। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सब हमने अपने नौसैनिकों के लिए नहीं किया था कि भाई हमारे नौसैनिकों को छुड़ाना है, टर्की से मदद लेनी है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। नहीं, यह आपको दिखाने के लिए है कि इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग एक दूसरे के मददगार हैं भी और हमेशा से रहे हैं। और केवल टर्की के लिए नहीं, हम दुनिया के बहुत से देशों के लिए, जैसे टर्की के फ्लैग को आप यहां पर देख सकते हैं जिसके अंदर हमने यहां पर लाइट जला के किया हुआ है। दूसरा, दिल्ली के अंदर एक रोड है जिसका नाम मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग है, जो कि टर्की के संस्थापक माने जाते हैं। उनके नाम से दिल्ली में बाकायदा एक रोड है। दिल्ली के अंदर ना केवल टर्की, बाकायदा दुनिया के जो भी देश जिनका भी राष्ट्रीय मतलब एक तरह से समझिए कि जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, जिनके साथ भारत के अच्छे रिलेशन हैं, उनके यहां पर जब भी नेशनल डे होता है भारत उनके रंग में रंग देता है अपने कुतुब मीनार को, ताकि उनके साथ भारत की मित्रता को दर्शाया जा सके। क्या भारत ही ऐसा करता है? नहीं भाई, टर्की भी ऐसा करता है। 15 अगस्त के दिन टर्की के अंदर भी जो वहां की अंकारा अताकुले बिल्डिंग है उसको इस प्रकार से तिरंगे में रंग दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से। ये दोनों देशों के बीच मित्रता दर्शाने का तरीका है और डिप्लोमेसी के अंदर सारे दाव पेच चलते हैं। जनता को खुश भी रखना होता है और अपने रिश्ते भी बरकरार रखने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग टर्की और अमेरिका का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या इंडिया के पास अपना कोई कतर के साथ संबंध नहीं है क्या? बिल्कुल है। 1973 से हम लोग बहुत फ्रेंडली कॉपरेशन के अंदर रहते हैं और काफी लंबे समय से भारत के और इनके बीच काफी अच्छा व्यापार रहा है। इनके यहाँ के जो अमीर यानी कि जो इनके राजा हैं, उनका नाम है हमाद अल थानी, वो इंडिया भी आ चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी यहां जा चुके हैं और इंडिया का 40% जो एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस है, वो कतर के थ्रू ही हमारे पास आता है। यानी एलपीजी या एलएनजी की बात अगर करें तो कतर से हम बहुत बड़ी मात्रा में उसे इंपोर्ट करते हैं। इंडिया और कतर के बीच का जो व्यापार है वो 10.95 बिलियन डॉलर का है। यानी एक प्रकार से इजराइल से भी ज्यादा व्यापार हम कतर के साथ करते हैं। कतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गल्फ कंट्री से हम तेल और गैस जैसी बुनियादी आवश्यकता की चीजें मंगाते हैं। तो इस प्रकार से भारत और कतर के रिश्ते भी अच्छे हैं। यह कहा जा रहा है कि यदि यह सब कुछ नहीं चला तो फिर संभव है कि भारत आने वाले समय में सीधा ही प्रधानमंत्री यहां के जो मतलब वो हैं राजा जो हैं, अमीर जिन्हें कहा गया है, उनसे डायरेक्ट फोन से बात करके इस विषय पर इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ऐसा तक कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा स्थिति में अगर आपको याद हो, बीच में एक मामला हुआ था, नुपुर शर्मा का द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था। कतर वो देश था जिसने कि सबसे पहले इस बात पर अपना रिएक्शन दर्ज कराया था और भारत में सत्तारूढ़ पार्टी इसी कारण से उन्होंने नुपुर शर्मा का पद भी वापस ले लिया था, क्योंकि कतर की बात को हमने इतनी तवज्जो दी थी। तो भारत और कतर के बीच के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे कंसीडर किए गए हैं। लेकिन इसी बीच में, क्योंकि अब देखिए दो देश हैं, दोनों देशों के बीच में तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं। आपको यह लग सकता है कि हमारे नौसैनिक हैं, उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया गया है, भारत क्या कर रहा है? भारत सरकार भी अपने लेवल पर दो देशों के बीच में तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं। जैसे एक खबर आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा कतर एयरवेज जो है उस पर 57,000 करोड़ रुपए का जीएसटी ना पे करने का वो लगाया गया है कि भैया तुमने अभी तक इतना ज्यादा हमारा जीएसटी पे नहीं किया है। इसके चलते हम लोग उनकी जांच कर रहे हैं। बाकायदा जो डीजीजीआई है उसके द्वारा इंडिया के अंदर जो कतर एयरवेज, एतिहाद, एमिरेट्स, इनके ऑफिसेज जो हैं उनको सर्च किया गया है। रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है कि भारत उनके ऑफिसेज को सर्च करके उनके ऊपर जो जीएसटी मतलब ड्यू है वो वसूल करने की तैयारी कर रहा है। तो दो देशों के बीच में एनी टाइम कई प्रकार के संबंध चलते हैं। कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी अगर रिजॉल्व नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से संभव है कि वहां के राजा से बात करके परिवारजनों के लिए बात करें। लेकिन फिलहाल के लिए जो मित्तल करके जो व्यक्ति हैं, जो कि यहां पर भारत की तरफ से पहले राजदूत रहे हुए हैं, दीपक मित्तल, इन्हें फिर से इस बार बातचीत में इन्वॉल्व किया गया है। नौसैनिकों के परिवारजनों का कहना है कि दीपक मित्तल उस समय भी वहीं थे जब ये सजा हुई थी, वो उस समय कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, तो अब क्या अच्छा कर लेंगे। दीपक मित्तल को लेकर के जो पूर्व नौसैनिक हैं या फिर मतलब सैनिकों का जो रिटायर्ड सैनिकों का जो समूह है वो दीपक मित्तल की वजह से खुश नहीं है। अच्छा, बीच में एक चीज और निकल कर आती है सरकार की तरफ से और नौसैनिकों की तरफ से और फिर मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से, यह बात है कि इस पूरे मामले में जितना ज्यादा मीडिया कवरेज होगा यह मामला उतना बिगड़ता हुआ चला जाएगा। तो मीडिया कवरेज से भी सरकार बचना चाहती है, क्योंकि मीडिया कई बार ऐसी बातें निकाल देता है जो दो देशों के बीच रिश्ते खराब कर देती है। फुल उदाहरण के लिए, जो कतर के साथ में भारत के रिश्ते बीच में हल्के खराब हुए थे नुपुर शर्मा वाले मामले में,
उस समय नुपुर शर्मा एक भारत के टीवी टेलीविजन पर टाइम्स नाउ करके एक न्यूज चैनल है, उसके ऊपर वो किसी चीज पर बयान दे रही थी, ज्ञानव्यापी टेंपल के ऊपर कुछ बयान दे रही थी। और उस समय एक टीवी चैनल पर दिया गया बयान भारत और कतर के संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता था, जिसके लिए हालांकि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्य किया था। लेकिन आप विचार कीजिए कि अगर टीवी चैनल्स को, जिनको टीआरपी चाहिए, जिनको अपनी तरफ से व्यूअरशिप चाहिए, अगर वो बात की, मैं आजकल देख रहा हूं कतर के नाम पर ऐसी ऐसी हेडिंग्स डाल डालकर चलाई जा रही हैं, अब होगा कतर का काम तमाम, अब कतर के साथ ये होने वाला है, कतर के साथ, इस तरह की जो खबरें हैं ना, देखो उनका भी राजदूत इंडिया में होगा। वो कहेगा कि इंडिया वाले तो चाहते ही नहीं है कि कतर के साथ भारत के अच्छे संबंध हो। हर चीज को जबान से नहीं जीता जाता ना, डिप्लोमेसी से भी जीता जा सकता है, कुछ चीजों को व्यवहार के साथ भी बनाया जा सकता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति एक पत्रकार बन चुका है, हर व्यक्ति को डिप्लोमेसी की इतनी ज्यादा जानकारी हो चुकी है कि अपने ही तरीके से सब चीजें सही समझी जाती हैं। हम लोग उस दौर में जी रहे हैं कि हम समझते हैं कि भारत विश्वगुरु बन चुका है और भारत की कमाई तो दुनिया में सबसे ऊपर है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम जब अडानी अंबानी की इनकम को भी अपनी मान लें, तब जाकर के $2200 हमारी यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी में कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। इन देशों का 66,000 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी में कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि बहुत सारी चीजें बहुत सारे लेवल पर अलग अलग हैं। और यह बात भी रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि दुनिया में आपको जो दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, यह आपके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, समझ में आता है, लेकिन रियलिटी का भी एहसास होना जरूरी है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कूटनीति से चलती हैं और दुनिया में बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे ही पहले ही रिजॉल्व कर ली जाती हैं, हम और आपको नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए अल्टीमेटली आप और हम चूंकि अब अपने सेंटिमेंट्स इस पूरी घटना से जोड़ चुके हैं, तो चाहते भी ये हैं कि भारत सरकार हर संभव वो सारे प्रयास करे जिससे हमारे नौसैनिकों की रिहाई तय हो और उनके परिवारजनों को भी हमारी तरह सुख शांति से रहने का अवसर प्रदान हो। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया ये तो ऑप्शन है ही। एक ऑप्शन इसमें और कहा गया है कि कतर अपना दिसंबर के नेशनल डे मनाता है और जब नेशनल डे मनाता है तो वहां के राजा कुछ लोगों को सजा माफी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि यहां के जो अमीर हैं नेशनल डे के दिन अपनी तरफ से, रमजान और नेशनल डे के दिन, कई लोगों को मर्सी ग्रांट करते हैं। संभव है कि वो उस दिन भी लोगों को रिहाई दे सकते हैं, ऐसी उम्मीदें कही जा रही हैं। ठीक है, बाकी डिप्लोमेसी में कौन किसके कैसे काम आएगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हैं। बाकी ट्विटर पर भी हम KA अंकित नाम से हमारा हैंडल है, उस पर हमें ढूंढ सकते हैं। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट से आप हमें वहां ज्वाइन करके अपडेटेड रह सकते हैं।